एनर्जीज बहुत लो हुई हैं क्योंकि सुबह सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। आज गले में इतनी तकलीफ है, पानी भी लो ना तो एकदम से ना गले में दर्द हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ऊपर हम पहले तो ये बताते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसी क्या रीज़न है कि एकदम जैसे मौसम सर्दी की तरफ आता है, जैसे आपने बात की कि पहले बहुत खुशगवारी महसूस होती थी कि अब मौसम ठंडा हो गया, पसीने नहीं आएंगे, गर्मी नहीं होगी, चिपचिपा नहीं होगा, हम बड़े फ्रेश फील करेंगे। और लेकिन जैसे ही अब सर्दी आती है, अब ज़ुकाम, फ्लू, सर दर्द, बॉडी एक्स, फीवर ये उसके साथ आ जाती हैं। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि जैसे मौसम सर्दी की तरफ आता है तो हवा में नमी की मिकदार कम हो जाती है। हवा में नमी की मिकदार कम होने का मतलब ये है कि जो भी डस्ट पार्टिकल या जब हमारे छींकने के, खांसने के पार्टिकल्स हैं, वो जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो वो ऑटोमेटिकली नमी उसको कवर करती है और उसको नीचे गिरा देती है। लेकिन जब नमी कम होती है तो वही ज़रात जो है वो हवा में मुअल्लक होते हैं, जब दूसरा बंदा सांस ले रहा होता है तो उसके साथ जाते हैं और आगे से आगे बीमारी मुंतकिल करते हैं। जहाँ तक बात है फिर लाहौर की या ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ की, वहाँ हम बहुत ही क्लोज रह रहे होते हैं, ओवर पॉपुलेटेड होते हैं, क्राउडेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक बंदे से दूसरे बंदे में जो वायरस का मुंतकली होना है वो बहुत फास्ट हो रही होती है। उसके मुकाबले में अगर आप ज़रा कम पॉपुलेटेड एरियाज़ की या देहाती इलाकों में देखें तो वहाँ इस तरह का नहीं होता, क्योंकि वहाँ हवा की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है। उससे अगली रीज़न ये है कि हम सर्दियों में चूँकि अपने कमरे, अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियाँ हर चीज़ बंद कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी जो वेंटिलेशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो वायरस है वो वहीं घूमता फिरता रहता है, एक ने छींका, दूसरे ने खांसा और तीसरे को फ्लू हो गया। तो ये इस तरह से हमारा जो ओवर पॉपुलेशन है वो हमें इस तरफ धकेलता है कि आप जाके वायरस का, जो फ्लू का जो वायरस है, जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, उसको घसीटें और अपने अंदर ले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे बताइएगा कि ये वायरस जो था पहले किस ज़माने में सुना करते थे इन्फ्लुएंजा, मगर अब ये टर्म इन्फ्लुएंजा है ये बहुत ज़्यादा जो है अस्पतालों का रुख कर रही है, लोगों को डायग्नोज हो रहा है कि आपको इन्फ्लुएंजा है। डेफिनेटली उसकी एक रीज़न तो मैंने आपको बताया कि हम ओवर पॉपुलेशन की तरफ चले गए हैं, और दूसरी रीज़न ये होती है कि जैसे ही हमारी, अब डाइट की भी आपने बात की, तो डाइट भी हमारी उस तरह से नहीं रही, अब हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। पहले हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी होती थी, इतनी पावर होती थी कि हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी थी वो उस वायरस के खिलाफ लड़ लेती थी, उस वायरस के खिलाफ एक्शन करती थी और उस वायरस को बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती थी। हमारा जो नाक है ये सिर्फ सांस लेने का काम नहीं होता, हमारी ये बॉडी की फर्स्ट डिफेंस लाइन है, क्योंकि हमने जो एयर है वो इसी नाक के थ्रू जाती है। तो कुदरत ने नाक के अंदर एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम रखा हुआ है। आप देखते हैं हमारे नाक के अंदर बाल ग्रो करते हैं, बाल इसलिए होते हैं कि जो हवा आ रही है उसमें जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स है, उसको प्रोटेक्ट करें। फिर उसके ऊपर ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है नथनों के अंदर वाला, ये वेट रहता है हमेशा, ताकि जो मिट्टी वगैरह है, जो डस्ट है, वो यहाँ फंस जाए, इससे आगे ना जाए, हमारे फेफड़ों में ना जाए। फिर इसके आगे जो लाइनिंग शुरू होती है वहां हमारे बारीक बारीक सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फिर उसको और क्लीन करते हैं एयर को। अब जब सर्दी बढ़ती है तो वो जो एयर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत डाउन चला जाता है ना। हमारी बॉडी 37 टेम्परेचर पे है, एयर का टेम्परेचर 12, 13, 14 यहाँ पे होता है। तो जब वो एयर आती है तो हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म को फ्रीज करती है, फालिज करती है, उसको रोक देती है, जिससे क्या होता है कि वही डस्ट पार्टिकल्स जो है उनका जो डिफेंस होता है वो वीक हो जाता है और वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और जाके वायरल की एक्टिविटीज करते हैं, जिससे हमें खांसी, जुकाम, गला खराब, गले में दर्द, आपको पता है पानी आ रहा है, जलन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर इदरीस, बिल्कुल आप बात सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्लीज रेमेडीज के ऊपर बताएं। जी जी, क्योंकि रेमेडीज जो होती हैं बहुत जरूरी हैं। अक्सर लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, उनको ड्रग इरप्शन हो जाता है, एलर्जीज बहुत ज्यादा इस मौसम में प्रिवेल होती हैं। तो कौन कौन सी घर में हम बैठे बैठे जो है रेमेडीज यूज कर सकते हैं और कौन सी वो रेमेडीज हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि फ्लू और वायरस में हमें एंटीबायोटिक्स लेने भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है वो एंटीबैक्टीरियल काम करती हैं और ये जो इशू है ये वायरल इशू है। तो एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट काम ही नहीं करती हैं। तो लिहाजा जो सार्फिन ये सोचते हैं कि हम फ्लू में या जुकाम में एंटीबायोटिक खाएं, तो उनको ये क्लियर एक मैसेज देना चाहूंगा आपके शो के थ्रू कि एंटीबायोटिक्स उस पर इफेक्टिव नहीं होती। अब हम आते हैं कि हम इसको नेचुरल बेस पे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात ये कि हम अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, डाइट में हम वो चेंजेस करेंगे जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी की तरफ लेके जाएं और हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको बहाल करें। उसमें सबसे पहले तो सूप आ जाता है, वो आप अंडे का बनाएं, वो आप चिकन का बनाएं, वो आप बीफ का बनाएं, फिश का बनाएं। जो गोश्त के सूप हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं इस सारी सर्दी की बीमारियों में। अच्छा। चाहे जुकाम हो, खांसी हो, गला खराब हो। एक तो ये होती है कि जब वायरस जो है वो चूंकि कोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा होता है
अगर वो वायरल हमारे गले में है या नाक में है या पीछे खुराक वाली नाली में, तो जैसे ही हम गर्म कॉफ़ी, चाय, सूप लेते हैं तो वो किल करती है उसको। जैसे हम एक हमारा फलसफा है कि हम पानी अगर उबाल के पीते हैं तो उसमें जरासीम नहीं होते, सेम इसी तरीके से जब हम गरम गरम सूप या चाय या कॉफ़ी ले रहे होते हैं या गरम दूध ले रहे होते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। उसके बाद हम कुछ कहवा जात पे आ जाते हैं कि कहवा जात जो है वो बहुत हाईली इफेक्टिव होते हैं इस सारी कंडीशन के अंदर। ठीक है, वो कौन से हैं? उसमें आप अदरक, लौंग, दालचीनी और शहद, इन 4 चीजों का कहवा बना के अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। अदरक, लौंग, दालचीनी और शहद का कहवा, ये 4 चीजें आप मिला के कहवा बना लें। कहवा बना लें और इसमें हस्बे जायका जो है 2-4 कतरे नींबू का रस डाल लें। अच्छा। क्योंकि विटामिन सी जो है वो इस जो वायरल एक्टिविटीज हैं इनको रोकने में बहुत इफेक्टिव होता है। ओके। तो उसमें अगर आप वो दिन में 3 से 4 दफा यूज करते हैं तो वो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बेहतर करता है और जो वायरल अटैक है, जो वायरल की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं उनको रिवर्स करने में। और अगर आपकी बॉडी पेन कर रही है, आपका गला खराब है, गला दर्द कर रहा है, तो आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। गोल्डन मिल्क कहते हैं। इसको गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं और उसको गरम गरम इंटेक करें। सर्दियों की ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हम गर्म पानी या गर्म दूध या गर्म चाय पी सकते हैं, तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा पीनी चाहिए। उससे ये होता है कि हमारी बॉडी की जो पेरिफ्रीज होती हैं, क्योंकि बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म ये है कि जब बॉडी को बाहर से कोल्ड फील हो रही होती है तो बॉडी ब्लड की सारी सर्कुलेशन को सेंटर कर देता है, इसलिए हमारे हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, हमारा नाक ठंडा होता है, कान ठंडे होते हैं, तो जो पेरिफ्रीज की ब्लड सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे हम बॉडी को हीट देते हैं या गर्म फ्लूइड्स देते हैं तो उससे बॉडी क्या करती है कि वो सर्कुलेशन का दायरा कार वसी करती है, वो नाक की तरफ भी फ्लो बढ़ता है, वो कान की तरफ भी बढ़ता है, पाँव की तरफ भी, हाथों की तरफ भी। तो जो सर्दी के असरात हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहे होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत इफेक्टिव है। और अगर आप डाइट लेना चाहें तो डाइट में भी आप बॉयल एग जरूर शामिल करें अपनी डाइट के अंदर, शहद जरूर शामिल करें, और ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी अगर आप लिमिटेड। डॉक्टर साहब, ड्राई फ्रूट से अक्सर लोगों को एलर्जीज हैं, अक्सर लोग ज्यादा खा लेते हैं, सुबह देखो उनका मुंह स्वेलिंग हुई होती है, सूजा होता है। तो ड्राई फ्रूट की मिकदार कितनी करनी चाहिए? और ड्राई फ्रूट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन सा खाना चाहिए? अच्छा, ड्राई फ्रूट से जो एलर्जी है वो एक्चुअली ड्राई फ्रूट की एलर्जी नहीं होती। ड्राई फ्रूट्स को लंबे अरसे तक प्रिजर्व रखने के लिए जो उस पर केमिकल्स लगाए जाते हैं वो उनकी वजह से एलर्जीज होती हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट को भिगो के रखते हैं और वॉश करके इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये एलर्जीज मिनिमम हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप ये पूछना चाहें कि कौन से ड्राई फ्रूट ज़्यादा लेने चाहिए इस मौसम में स्पेशली, उसमें किशमिश बहुत इंपॉर्टेंट है, खजूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी हद तक आप काजू और पिस्ता जो है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है। कोलेस्ट्रॉल फ्री ड्राई फ्रूट कौन सा होता है इसमें जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैट्स के साथ बनता है, आयल्स के साथ नहीं बनता। और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें आयल्स होते हैं, इनमें फैट्स नहीं होती। फैट्स हमेशा हमें एनिमल डाइट से मिलती है, गोश्त और अंडा, दूध, दही, इन चीज़ों से हमें फैट्स मिलती हैं। और जितने वेजिटेबल्स हैं वो हमें आयल्स देते हैं। आयल्स कभी भी बॉडी में फ्रीज नहीं होते, आयल जो है वो कन्वर्ट नहीं होते कोलेस्ट्रॉल के अंदर, फैट्स के अंदर। तो लिहाजा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं, वो आयल्स की शक्ल। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर अखरोट खाते हैं ज्यादा, जिसके ऊपर एक रिसर्च भी है कि इससे कैंसर के ऊपर भी ना इसका मतलब कि जब खाने से नहीं होता उन लोगों को, तो वॉलनट डॉक्टर्स कहते हैं कि वॉलनट आप कंज्यूम कर लें, अखरोट खा लें, वो जरा कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और बाकियों से आप इज्तनाब फरमाएं। क्या ऐसा है? नहीं, मैंने बताया ना, वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो आयल्स की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। जो हमारे प्लांट बेस्ड चीजें हैं वो आयल्स देती हैं। आयल्स हमारी बॉडी के ईच मसल्स के रिक्वायर्ड होता है। हमारे जो मसल मूव करता है ना, ये इस तरीके से इसके अंदर पूरे रेशे होते हैं जो मूव करते हैं, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा। हमारी बॉडी के लिए आयल्स जो हैं या जो मॉइस्चर है वो बहुत जरूरी है। ये सर्दियों में इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्दी में मॉइस्चर जो है वो कम होता है बॉडी के अंदर, और हम पानी भी कम पी रहे होते हैं, तो उस वजह से हमारे बॉडी जो है वो फ्रीज होती है, पेन करती है। तो उसके लिए जितना मॉइस्चर लेते हैं, और मॉइस्चर ये नेचुरल मॉइस्चर होता है, मूंगफली हो गई, वॉलनट हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गई, पिस्ता हो गया, इनके अंदर नेचुरली, और नारियल हो गया, इनके अंदर नेचुरली आयल्स मौजूद होते हैं जो बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और बॉडी की मसल्स मूवमेंट के लिए और मसल एनर्जी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिनको जो है एस्थमा का इशू है, दमे का इशू है, सांस का इशू है, उसके लिए नेचुरल रेमेडी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उनकी प्रिवेंशन ये है, जैसे आपने बात की कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस, वो मुअल्लक होते हैं। सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल बहुत लाजमी है।
ठीक है। मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, और दूसरे नंबर पे रोज़ाना शाम को वो स्टीम लाजमी लें, ताकि अगर कोई किसी वजह से उनके नाक में या उनके जो आँखों में या कहीं भी वो कोई ऐसे पार्टिकल्स फंसे हैं, जैसे आप भाप लेते हैं तो वो गर्म हवा जब जाती है तो वो उसको क्लीन कर देती है। भाप लात को लाजमी लें, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको कहवा बताया है, जिसमें लौंग है, इलायची है, दारचीनी है और शहद है, इसमें छोटा सा टुकड़ा वो अदरक का शामिल कर लें। जब अदरक शामिल करेंगे तो वो उनकी जो नेचुरल इन्फ्लेमेशन होती है, जो ठंडी हवा की वजह से हो रही होती है, वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है और उनको सांस लेने में बेहतरी फील होती है। एक सवाल आपसे ये है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा भूख क्यों लगती है? हर 2 घंटे के बाद हम फील कर रहे होते हैं जैसे हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्दी में हमारी, मैंने पहले बताया कि सर्दी में हमारी सारी सर्कुलेशन जो है वो सेंट्रल हो जाती है, तो स्टोमक जो होता है उसको ज़्यादा सर्कुलेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि सर्दी में हम पानी कम पीते हैं, तो पानी पहले हमारे स्टोमक का कुछ हिस्सा फिल रखता है, तो जब हम पहले दिन में 8 गिलास पीते थे, अब दिन में 1 गिलास भी नहीं पीते हैं, तो वो सारा जो फूड है वो उसको फिल करना होता है स्टोमक ने, तो इसलिए वो फूड डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, और उसके बाद फूड स्टोमक फिर एम्प्टी होता है, फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इसमें हमारे लिक्विड्स का इस्तेमाल कम होने की वजह से ये मसला होता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं, ये मिथ भी है कि सुबह के वक्त ठंडे पानी पीने से या आग नहीं आ रहा घर में गर्म पानी नहाने से, अगर हमने नहा लिया है तो उससे जो है जुकाम बढ़ जाता है, और इसके साथ आपको वो भी हो जाता है जो कहते हैं ब्रोंकाइटिस, इसको कहते हैं, वो भी हो जाता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है। हर बंदे का डिफरेंट है। जो यंग लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, उन्हें ठंडे पानी से इतना मसला नहीं होता, या जो रूटीन में ठंडा पानी यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए मसाइल नहीं होते। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, स्पेशली जो बुजुर्ग हजरात हैं, जैसे आपने कहा अस्थमैटिक लोग हैं, या छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, अगर वो ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, सांस भी ठंडी जा रही है, फिर पेरीफ्रीज पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई कम होती है तो ऊपर और ठंडा पानी डालते हैं तो और वो वीक होते हैं, उसकी वजह से ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर इदरीस, जल्दी से बता दें इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी बूस्टर के लिए पहले तो मैंने आपको बताया कि आप सूप इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो है वो किशमिश का मैं बार बार रिकमेंड करूंगा। आप किशमिश रात को भी 5-6 दाने लाजमी लें, और सुबह उठते ही फिर लाजमी लें, और इंजीर रात को भिगो के रखें, सुबह निहार मुंह लाजमी खाएं। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और आपकी जो सर्दियों के मसाइल हैं उनसे आपको छुटकारा दिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस खान, नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने सोचा कि आज हम आपको नेचुरल रेमेडीज बताएं, घर में कितनी ज़रूरी हैं। हम लोग बिल्कुल जो है थक गए हैं मेडिसिन खा खा के, दवाइयाँ खा खा के, पी पी के, और बच्चों को बार बार डॉक्टर के पास लेके जाके, मगर जो आपका किचन होता है वो एक बहुत बड़ी फार्मेसी होती है। आप